देखिए, मेडे कॉल जो है ये तब दी जाती है जब एयरक्राफ्ट इज एन एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गिव अ मेडे कॉल मींस our aviation is pretty safe. I would not say that we do not adhere to any regulations. We do adhere to a lot of regulations, and our regulator is also pretty strict. One lower protocol than that is something called a pan call, wherein you have sufficient time, but you still want to give that call so as to alert the authorities as well as we take action as required in the cockpit. Hello and welcome to Sawal That Matters. Sawal which mattered to the world 2 months back was the safety in civil aviation, safety in flying. हमें हमेशा से ये बताया गया है और रिपोर्ट साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि एयर ट्रैवल इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग. बट पिछले कुछ महीनों में खासकर हमने ये नोटिस किया है कि काफी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, काफी ऐसी न्यूज आती है कि इस सिविल एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस हुआ, काफी एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा. इनफैक्ट द इल फेटेड एयर इंडिया क्रैश व्हिच हैपेंड ऑन 12th June, उसके ऊपर पूरे दुनिया की निगाहें हैं. सो टुडे टू डिस्कस मोर एंड डिकोड the secrets and the knowledge about civil aviation, I'm joined by a very special guest. We have with us Captain JJ Nijhawan. He is an experienced pilot and has more than 4 decades of experience in flying. So, Captain Nijhawan, welcome to Sawal That Matters. Thank you very much and thanks for this introduction. And first of all, before we commence this YouTube recording, I must also convey my condolence to the bereaved families of the ill-fated Air India flight as well as the crew members. And of course, this is very personal opinions that I'm going to express over here. Thank you for inviting me. Just go ahead. सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि जब हम एक सिविल एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो एज अ पैसेंजर तो हमें सब कुछ बहुत ही इजी दिखता है कि हम बैठ गए, हमने अपनी सीट बेल्ट लगा ली, प्लेन ऑन हुआ, उड़ा और नीचे उतर गया. उसके पीछे की साइंस क्या है? मतलब अगर आप हमें शुरुआत से समझा सके कि हाउ डज इट ऑल हैपन. इसकी साइंस तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी हिस्ट्री भी काफी लंबी है. तो इसके लिए पायलट्स जिनको बिठाया जाता है जो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनकी काफ़ी ट्रेनिंग होती है, उनके चेक्स होते हैं और उनके रेगुलर मेडिकल एग्जाम्स होते हैं और हर महीने उनका रिफ्रेशर होता है. जैसे एक बार कोई डॉक्टर बन जाता है MBBS तो वो सारी उम्र MBBS की प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन अगर एक बार जो सिविल एविएशन में पायलट बन जाता है, हर 6 महीने में उसका चेक किया जाता है कि वो उसका जो स्किल लेवल है वो मेंटेन्ड है कि नहीं. हर 6 महीने या 1 साल में उसका मेडिकल किया जाता है एज डिपेंडेंट कि उसकी जो मेडिकल कंडीशन कैसी है, वो फिट टू फ्लाई है या नहीं. और उसके अलावा हर साल रिटन एग्जाम्स भी होते हैं टू मेक श्योर कि उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज अप टू द मार्क है या नहीं. उसके अलावा हमारे पास सर्कुलर्स आते रहते हैं, किताबें इशू होती हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं, जो वर्ल्ड वाइड चीज़ें चेंज होती हैं, चाहे एयरबस है, चाहे बोइंग है, चाहे कोई और कोई टाइप का एरोप्लेन है. तो ये सब चीज़ें हमें अप टू डेट रखती है और ये पढ़ना पड़ता है और ये एसेंशियल है. तो इस तरह आगे की जो पायलट आगे बैठा होता है बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे से उसकी टेस्ट करने के बाद ही उसको आगे बिठाया जाता है. Captain Nijhawan, since you were in the Indian Navy and you have served the country as well, and then you moved to civil aviation. So I would want you to explain this to us कि civil aviation में जो promotions होते हैं, मतलब जैसे किसी पायलट ने एग्जाम पास किया, अब वो फ्लाइंग फिट टू फ्लाई है, तो वहाँ पे क्या हायरार्की होती है? इफ यू कुड जस्ट एक्सप्लेन दैट टू अस. जी हाँ, क्यों नहीं. सिविल एविएशन में सबसे पहले तो कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस दिया जाता है. वो कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस देने के बाद उसके बाद जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इशू करता है, या कोई बच्चा अगर अब्रॉड से करके आता है CPL तो उसको इंडिया में आके इस पायलट को इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है. उसके बाद हर एक एयरलाइन के अपने अपने तरीके होते हैं कि हायर कैसे करना है, क्या क्या एग्जाम्स देने पड़ेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कई लोग सिमुलेटर चेक भी करते हैं हायरिंग से पहले. उसके अलावा एयरलाइन अपना मेडिकल भी कराती है और उसके बाद उसको एज अ
फर्स्ट ऑफिसर हायर किया जाता है। फर्स्ट ऑफिसर हायर करने का मतलब को पायलट हायर किया जाता है, लेकिन को पायलट की ड्यूटी में उस अकेले बैठाने से पहले उसके दोबारा से एयरक्राफ्ट में चेक होते हैं। एक सेफ्टी पायलट बैठा जाता है सेंटर सीट में कि अगर ये जो नया को पायलट है अगर ये परफॉर्म ना कर पाए तो सेफ्टी पायलट उसकी जगह कॉकपिट में ले लेता है। और जो लेफ्ट सीट में होता है ट्रेनर होता है, वो ट्रेनर जो है वो एक्सपीरियंस ट्रेनर होता है। उसकी जो ट्रेनर की जो क्वालिफिकेशन है वो एयरलाइन भी देती है और उसके बाद डीटीसीए भी उसको अप्रूव करती है और इसलिए उसको ट्रेनर बनाया जाता है। तो मोटा मोटा ऐसा है कि जो भी कॉकपिट में बैठता है इंडिविजुअली उड़ाने के लिए वो वेल क्वालिफाइड एंड वेल टेस्टेड है। कैप्टन निझावर, आपने हमें अच्छे से समझाया, यू हैव ब्यूटीफुली एक्सप्लेन दिस टू अस कि अंदर कॉकपिट में कौन लोग जाते हैं। दे आर फुली ट्रेन्ड पायलट्स, बिकॉज उनके ऊपर इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, उनकी जान की जिम्मेदारी होती है। सो आई टेक दिस वन बाय वन। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो उस वक्त का कॉकपिट में सीन क्या होता है? और देखिए, जब प्लेन टेक ऑफ करता है एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कैप्टन ही उस पायलट को फ्लाई कर रहा हो। वो एक्सपीरियंस देने के लिए पायलट मॉनिटरिंग जो नॉर्मली ड्यूटी राइट सीट करता है उसको पायलट फ्लाइंग भी बना सकते हैं। कई एयरक्राफ्ट में जैसे एयरबस में इसको कॉकपिट मैनेजर 1 और कॉकपिट मैनेजर 2 कहते हैं। तो कॉकपिट मैनेजर 1 जो है लेफ्ट सीट में बैठता है जो कि मोस्टली कैप्टन होता है, और कॉकपिट मैनेजर 2 जो है वो राइट सीट में बैठता है जो कि मोस्टली को पायलट होता है। तो एक्सपीरियंस देने के लिए जो को पायलट को भी हम फ्लाइंग देते हैं तो वो पायलट फ्लाइंग भी हो सकता है, और जो कैप्टन जो लेफ्ट सीट में बैठा है जो CM1 है वो पायलट मॉनिटरिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से इसकी होती है। कोई जरूरी नहीं है कि हर फ्लाइट में लेफ्ट सीट ही पायलट फ्लाइंग बनेगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर फ्लाइट में राइट सीट ही पायलट मॉनिटरिंग की ड्यूटी करेगा। ये ड्यूटीज चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करता है ऑन द कैप्टन जो उस दिन फ्लाइंग कर रहा है, और अगर कोई रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग की उस केस में भी इस तरह से ये रोल्स रिवर्सल होते रहते हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू कि यहाँ पे जो हेल्थ चेकअप्स होते हैं, जैसे यू हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि हर पायलट का हेल्थ चेकअप होता है। सो व्हाट आर द मैंडेटरी हेल्थ चेकअप्स व्हिच अ पायलट हैज टू अंडरगो बिफोर ही और शी गोज फॉर फ्लाइंग? देखिए, एक हेल्थ चेकअप तो होता है जो हर 6 महीने या 1 साल में होता है, जो कि DGCA की अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। जैसे दिल्ली में सेंट्रल मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट है, बैंगलोर में IAM है। तो ये तो मेजर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। उसके अलावा जो हर 6 महीने में चेक होता है वो आजकल इन्होंने क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर बाहर से आइडेंटिफाई किए हैं अथॉरिटीज ने, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज ने, कि ये लोग जो हैं ये इन बिटवीन के चेक से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी दुविधा आ जाती है, कोई पायलट ज़्यादा बीमार हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मेजर ऑपरेशन होता है, उसके बाद उसको मेडिकली फिट डिक्लेयर करने से पहले ये लोग इनको या तो IAM में भेजते हैं या CME में भेजते हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि बड़े हाईली क्वालिफाइड फौज के होते हैं वो लोग इनका चेक करने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तब ये लोग को फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। Captain Nijavar, now I would like to draw your focus to ATC, air traffic control. So how a plane which is flying in the air, how is it connected with ground? जो authorities हैं किसी भी एयरपोर्ट पे, वो ATC, पहले आप हमारे व्यूअर्स को अगर समझा सकते हैं कि what exactly ATC is and how is the plane connected to ATC? Okay, ATC का फुल फॉर्म होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसमें हमारे पास VHF फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसीज होते हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा HF फ्रिक्वेंसी भी होती हैं जो कि लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती हैं। अगर कोई लाइन ऑफ साइट में स्टेशन नहीं है उससे कैसे बात की जाए वो HF पे होती है। उसके अलावा हमारे पास ACARS भी होता है जो कि ऑटोमेशन में आप उसको कुछ टाइप कर सकते हैं, जैसे आप लैपटॉप पे या व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं, ऐसे आप टाइप करके मैसेज आगे डाल सकते हैं। उस मैसेज में वो ATC को मिल जाता है। तो इस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हैं उनके साथ। करीब एट एनी गिवन टाइम यू आर ऑलवेज इन टच विद वन ATC कंट्रोलर और अनदर ATC कंट्रोलर। जो ग्राउंड कंट्रोलर्स होते हैं ग्राउंड के ऊपर, जैसे आप ATC से आप बात करते हैं दिल्ली में, तो पहले ग्राउंड कंट्रोलर के पास होते हैं, फिर वो आपको 118.1 पे ले जाएगा जो कि टार फ्रिक्वेंसी है। वो उसके बाद आपको रेडार फ्रिक्वेंसी पे ले जाएगा,
रेडार जो है उसके बाद आपको एन रूट फ्रिक्वेंसी पे ले जाएगा। वो एन रूट फ्रिक्वेंसी जब जहाँ तक जिसका FIR होता है वो उसको कंट्रोल करता है, जिसका FIR खत्म हो जाता है तो वो नेक्स्ट कंट्रोलर को हैंड ओवर कर देता है। फिर आप नेक्स्ट कंट्रोलर से RT स्टैब्लिश करते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम the aircraft is always in touch with one or the other authorities of the air traffic control on the ground. Also, can you explain this to us कि जब भी कोई भी सिविल एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है एंड दिस इज फॉर डोमेस्टिक फ्लाइंग, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फ्यूल व्हिच इज अवेलेबल इन द एयरक्राफ्ट फॉर एनी एक्सीडेंसी एज वेल? आई एम श्योर दैट पीपल द अथॉरिटीज कीप दैट इन माइंड कि कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो उतना रिजर्व फ्यूल होना चाहिए. इफ यू कैन जस्ट ब्रेक दिस डाउन फॉर अस इन सिंपल लैंग्वेज. Yes. So irrespective of whether you're doing a domestic operation or whether you're doing an international operation, the rules are almost the same. So basically, if you're going from place A to place B, you should have sufficient fuel which is calculated and given to you depending on the fuel consumption of the aircraft, the all-up weight of the aircraft, the outside air temperature, pressures, the wind pattern of that day. So based on that, there's a fuel which is calculated and it is given to you by the dispatch. In addition to that, you also have fuel to divert from your destination to a destination alternate. So that fuel is also pre-calculated and given to you. In addition to that, you also have a 30 minutes extra fuel under ISA conditions at 1500 feet above the alternate as an exigency fuel, wherein if you have not been able to land even at your alternate within the alternate fuel, then you declare something called a Mayday fuel. That's a RT call. So then the ATC of that particular station gives you priority in landing. And this is a recordable incident and this is investigated later on. This is how the fuel calculations are done. In addition to that, there's a 5% buffer which is given to most of the flights when they go from place A to place B. But if you are on a long haul flight, then instead of a buffer, they have something called a redispatch. Redispatch is a little more complicated thing. It's difficult to kind of word it over here, but for a layman, there is always sufficient fuel to go from your starting station to your destination. If you cannot land at your destination, you have fuel to carry out a go-around. After a go-around, you have sufficient fuel to divert to your alternate. If at alternate also you're not able to land immediately, you still have 30 minutes of extra fuel, which is your emergency fuel given to you so that you are able to make a landing at your destination alternate. In your long career, because you mentioned Mayday, and आजकल अखबारों में हम बहुत पढ़ रहे हैं कि pilot called for a Mayday, and it's not just about India. बाहर भी काफी ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और एयर इंडिया क्रैश के बाद बहुत सारी चीजें और भी रिपोर्ट होने लग गई हैं अबाउट द सिविल एविएशन. सो कैन यू जस्ट गिव एन एग्जांपल टू माय व्यूअर्स कि आपकी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पे आपको बहुत ही टेंस सिचुएशन में एक टफ टेरेन में लैंडिंग करनी पड़ी? देखिए, मेडे कॉल जो है ये तब दी जाती है जब एयरक्राफ्ट इज एन एक्सट्रीम इमरजेंसी एंड देयर इज अ रीजन फॉर यू टू गिव अ मेडे कॉल. मींस either the safety of the aircraft or the well-being of the people on board is in imminent danger. Then you give a mayday call. One lower protocol than that is something called a pan call, wherein you have sufficient time, but you still want to give that call so as to alert the authorities as well as we take action as required in the cockpit. Now, as far as my personal experience is concerned, yes, I've had engine failure when I was doing my instructor's upgrade. Although I'm a naval pilot, I was doing my instructor's upgrade at the Indian Air Force station at Tambram, which is a single-engine aircraft. So that had an engine failure, and we tried to relight the engine. It did not relight. Lucky I was there. I took immediate actions, and I did a forced landing, and I survived. And here I'm talking to you. In addition to that, I also had one engine failure, which was a pan call, whilst in civil aviation. And therein, between the two engines, one had to be shut down because it had some extreme exigency. And after shutting down the engine, again I diverted after the pan call. So, I would not say this happens in every pilot's career. I would not even say that I'm lucky to survive. It can happen to anyone. It may not happen to anyone, in spite of their 4 or 5 decades of flying experience. So it all depends on your, your own, whatever you can say, God's will. Here I would also like to draw your attention to one very important point. हमने अभी 12 जून का एयर इंडिया का क्रैश देखा, एंड देयर आर मेनी क्वेश्चंस दैट आर बीइंग रेज्ड ऑन द अथॉरिटीज एज वेल कि आपको एयरपोर्ट
रनवे के आसपास कंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं है. सो कुड यू ऑल्सो थ्रो सम लाइट ऑन दैट कि रनवे आइडियली कहाँ पे होना चाहिए और उसके आसपास क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, क्या प्रोहिबिटेड है? हाँ, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत रेलेवेंट है, खासकर हमारे देश में, क्योंकि यहाँ पे रनवेज पहले बनते हैं, उसके बाद लोग आसपास लैंड खरीद लेते हैं, जो खेत खलियान होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करके सोसाइटीज बना देते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना देते हैं. So we do have some buffers around the airports that are not supposed to be, any building is not supposed to intrude within that particular angle of the runway and the approaching aircraft. But there have been violations and these are continuing in our country unabated. You can see in Delhi, when Delhi Indira Gandhi International Airport of Parliament was developed, it only had farmland all around. Today it is dotted with construction of all kind, and I can say that with a little bit of confidence that the people who have done illegal construction, they have more rights over their property than the airfields have over their airspace. In fact, if you the famous case of the Shiv Murti, which is installed on the short panels of runway 29 at Delhi. Technically, it should not be there, but it is there, and that's why when the airplanes have to come and land in Delhi and runway 29, they are not able to use the full length for arrival because the buffer, which is supposed to be there, is not there for safety, vertical buffer, so they have to land ahead. But this is rampant all over the country, in India. Rampant. I also want to ask you here. There are many airports in India which are considered dangerous. Could you name a few? See, I would not use the word dangerous because there is nothing which is called as dangerous. Yes, there are special skills and special kind of qualifications required. Like I used to fly into Leh. I have flown into Thois, which is an airfield which is even ahead of Leh. At that time, we used to do charters for the Indian Army. And yes, they have special procedures laid down. They do not have the kind of the facility of having a ILS or even a VOR for that matter. But then these airfields are there. You have to operate into them. But there are conditions which are there that the visibility has to be this much, and a lot of other conditions are laid down for the pilot's qualification, etc., etc. But yes, these fields exist, and they are probably all over the world. There's one other place in Bhutan, which is equally as difficult an airfield to land. But I do not use the word dangerous. Dangerous flying, probably you might even term it as military flying. That could be a big term as dangerous. But in civil aviation, there are calculated risks taken. This is not dangerous flying. Okay. And I also want you to explain this to us कि black box की बहुत बातें होती हैं. And incidentally, it's not a black box. It's orange in color. So what exactly black box is, and what role does it play when it comes to a civil aircraft? Well, as you rightly said, it is not black in color, it is orange in color so that it can be seen from a distance. There is a black box in every civil aviation aircraft above a certain category of weight. So mostly when you say in India, when we talk colloquially, there's passenger flying, also aeroplanes do have black boxes. We have something called a DFDR, Digital Flight Data Recorder, or the Electronic Flight Data Recorder. And we also have something called a CVR, that's a Cockpit Voice Recorder. Now, DFDR records up to 24 hours, and it is mandatory in India that the DFDR is downloaded irrespective of whether there was an accident or not, no accident. And that downloading is done by the airline, and thereafter they analyze it to see if there are any safety violations that have happened. In addition to that, the CVR, the Cockpit Voice Recorder, which is there, which records up to 30 minutes, and nowadays they even have up to 2 hours of recording. That helps you to analyze that particular fate of that incident or accident that has happened, and it is mandatory for the pilot after an incident or an accident to write down, to download the DFDR and the CVR so that it does not get overwritten by the next flight. Oh, okay. But also in case of an accident, like in this case, what happened in Air India or any other major accident that happens, which is called a hull loss, these things stop recording at the time when the accident happens, so that whatever has been recorded till then is preserved and is extracted by the special teams which have special
equipment, special software to analyze whatever was recorded, and then they try to correlate between the CVR, the DFDR. The DFDR records almost 1,000 plus parameters at any given time. Where the CVR is recording what is happening in the cockpit. Whatever is verbally spoken is recorded. You mentioned that it is mandatory for every pilot after every flying to take down to make points. So this is something which I wasn't aware of. So क्या ये अगर फॉर एन एग्जाम्पल एक फ्लाइट है दिल्ली से लखनऊ की, तो जो पायलट और को पायलट फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली से लखनऊ, once they land in Lucknow, so they have to take down the pointers. No, this only is to be downloaded in case there's an incident or an accident, not in regular case. Okay. But otherwise, the aeroplane keeps flying from place A to B to C to D. If there is an accident or an incident which is reportable, and these are also listed by the DCA, which are the reportable incidents and accidents, only in that case, the pilot is mandatorily advised to make a note in the technical log so that the engineering department of that particular station will download the CVR and the DFDR, or they will change it to another one and replace it with another one. But in normal cases, the CVR is not downloaded. The DFDR, the digital flight data recorder, which is monitoring more than 1,000 parameters in the aircraft, those are mandatorily downloaded every day so that the entire record is maintained. And in case there is any accidents that has happened, it is monitoring a lot of engine parameters. It is monitoring like an airspeed on arrival. The pilot may not like to report that I had an accident or I had a lower speed or I had a higher speed. So the DFDR is recording it. So when that data is put into the computer, the flight safety department, the computer has got some parameters pre-fed into it that in case this accident happens, it will show up as a pop-up, and then the flight safety department will note that down, then call the pilot or issue out a show cause notice, and thereafter investigate as to what was the reason and why did this happen, and that this should not happen in future. And also, it's big airlines also transmit data to the remaining pilots without any names attached to it, that this is what has happened in this flight, and please do not make the same mistake again. I also want you to explain this to us कि कितना time gap difference होना चाहिए for pilots to rest mentally, because more than a physical job, it's a mental exercise and mental strain for pilots to fly from place A to place B. So what is the regulation कि एक pilot को कितना rest मिलना चाहिए before in between two flights? देखिए इसमें बहुत exhaustive regulations publish किए गए हैं DGCA ने. ये बहुत exhaustive लिस्ट है, इसको बात करके कवर करना बहुत मुश्किल है, और इसमें बहुत सारी चीजें प्ले में आती हैं कि अगर आप मिडनाइट फ्लाइट कर रहे हो, आप डे फ्लाइंग कर रहे हो, आपकी फ्लाइट का ड्यूरेशन कितना है. कोई लॉन्ग हॉल फ्लाइट है उसमें 3 पायलट्स हैं, अल्ट्रा लॉन्ग है उसमें 4 पायलट्स हैं, जो कई डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो सिर्फ दिन में उड़ती हैं, कोई डोमेस्टिक फ्लाइट है सिर्फ रात को उड़ती हैं. तो अगर हर रोज आप रात को फ्लाई करोगे बिटवीन द WSCL, वो कितने दिन आप कंटिन्यूसली रात को फ्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर एक FDTL का पूरा रेगुलेशन बहुत एग्जॉस्टिव पब्लिश किया जाता है, और तकरीबन सभी एयरलाइंस उसको बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं. They follow it very religiously. And you said all the airlines are following it with a lot of precision, and they are following it religiously. I also want you to explain कि when it comes to international norms, international rules and regulations, where does India stand in civil aviation safety and safety regulations? Madam, it's very difficult for me to quantify or qualify the statement what you are asking me to say. However, our aviation is pretty safe. I would not say that we do not adhere to any regulations. We do adhere to a lot of regulations, and our regulator is also pretty strict. But whenever an accident or a major incident happens, there's something called a cheese wall effect, where all the previous mistakes that have been ignored, they happen to come together on that particular day, and that accident happens. And like in a lot of newspaper reports are coming in nowadays that so-and-so airline had so many violations, and so-and-so airline had so many violations, or so many audit objections were there. Now these audit objections are a regular feature.
It's not that the audit objections are coming in only today, or they were not there yesterday, or they will not happen in the future. It is the job of auditors to find out faults, and it is the job of the airline to make sure that those same faults do not happen again and again. So there's nothing which is amiss in our particular scenario in India that I can say that we are not safety conscious. We are pretty safety conscious. Also, Captain Nijhawan, this is a question which I always had in mind. जो जब पैसेंजर्स फ्लाइट में बैठते हैं तो उनको प्रॉपरली हर एयरलाइन ये डिस्प्ले करते हैं कि कैसे आपको अपनी सेफ्टी मेंटेन करनी है, एंड उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स डू नॉट पे अटेंशन टू इट. कितना जरूरी है हम सबके लिए उन गाइडलाइंस, उन रेगुलेशंस जो हमें दिखाया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन जो हो रहा है, उस पर ध्यान देना. देखा जाए तो ये सबसे एसेंशियल है कि जो भी पैसेंजर वहाँ बैठा है वो उसको ध्यान से सुने और उसको एडहेयर करे. लेकिन जैसे हमारा एक कल्चर है हमारे देश में, कोई किसी की बात नहीं सुनता. अगर आप ट्रैफिक में भी देखेंगे तो लोग गलत तरह से ओवरटेक करते हैं. आप रेड लाइट पे देखेंगे जो कार खड़ी है उसको पीछे से वोट मार के चला जाता है कि जिसको जल्दी है और जिसको वायलेशन करना है. तो बहुत एसेंशियल है. लोग अभी भी फोन के ऊपर बात करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है आफ्टर द डोर्स आर क्लोज्ड. बट दिस इज प्रॉब्ली आवर कल्चरल upbringing. Unless we are able to change that cultural upbringing, we will not be able to regulate this part. Like, I would not say this is only in India, but yeah, it is more rampant because I work in this environment, so I'm more aware about this environment. I will not like to comment on the other part of the world where I've not really worked long enough. But yes, culturally, we are a little indisciplined as a nation, and that includes myself as well. अभी काफी रिपोर्ट्स आती हैं टर्बुलेंस की बिकॉज ऑफ वेदर. जब फ्री फॉल होता है एयरक्राफ्ट का, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस? बिकॉज बहुत लोगों को उससे डर लगता है, एंड कई बार काफी मैसिव टर्बुलेंस देखा गया है इन लास्ट 2-3 मंथ्स. हाँ, ये जो टर्बुलेंस वाली जो चीज है ये वेदर फिनोमेना है. और जब भी वेदर होती है वैसे तो हमारे पास फोरकास्ट भी आते हैं, हमारे पास उनकी वेदर रिपोर्ट भी आती है, और हमें पहले से बताया जाता है कि ये एरिया में वेदर है. तो पायलट उस चार्ट्स को स्टडी करता है, उसको दिया भी जाता है पूरे का पूरा वेदर चार्ट्स, और उसको अवॉइड करने के लिए डिस्पैच जो होता है वो पहले से भी प्लानिंग कर लेता है. कई बार जैसे बहुत भयंकर कहीं पे साइक्लोन आया हुआ है तो उसको अवॉइड करने के लिए वो ऑलरेडी वेदर की प्लानिंग करते हैं, उस रूट को अवॉइड किया जाता है. लेकिन जो दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कि अचानक से आया था, उसको कहते हैं क्लियर एयर टर्बुलेंस. क्लियर एयर टर्बुलेंस जो है इसके ऊपर कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है. प्रेडिक्शन कैसे होती है? प्रेडिक्शन तभी होती है अगर एयर में मॉइस्चर हो, रेडार्स मॉइस्चर को पिकअप करता है और आपको पता लगता है ये है. लेकिन क्लियर एयर टर्बुलेंस बिल्कुल क्लियर वेदर में होती है तो उसमें रेडार्स को पिकअप ही नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं है. तो सडनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर्स or the change in the wind direction, there have been a lot of reports of aircraft encountering clear air turbulence, and sometimes the aeroplane is able to negotiate it well, sometimes they are not able to negotiate it well. Sometimes when the service of catering etc. is going on in the cabin, the seatbelts are off and the cars are in the middle, and if it happens, well, it causes a lot of damage and serious injuries also can happen. However, there are also reports which are given to the pilots in advance and about something called a wind shear factor. If you know that a particular area has a wind shear which is higher than what you are normally going to experience, either you avoid flying in that area or you take adequate precautionary measures so that to stop service in the cabin, have the cards already stored inside the cabin to also seated, and you make regular announcements to the passengers to remain seated and have the seatbelts fastened. This is for their own sake. Thank you so much, Captain Nijhawan, for sparing your valuable time and giving us such deep insight into the civil aviation industry, into the scientific aircraft which we fly in, but हमें वो उतना समझ नहीं आता. Thank you for breaking this down in simple language for us. Thank you for joining us on Sawal That Matters today. Thank you and Jai Hind.